हेलो डॉक्टर्स। तो अब तक मैंने आपको होम्योपैथी वरहम होम्योपैथी सॉफ्टवेयर के बारे में पहला ट्यूटोरियल्स वरहम 1 जारी किया। उस ट्यूटोरियल्स में आपको ये समझाने की कोशिश की कि वरहम होम्योपैथी सॉफ्टवेयर क्यों यूज करना चाहिए एंड इसका इंटेंशन बनाने का एंड एक्चुअल में फादर होम्योपैथी का जो थॉट प्रोसेस था उस थॉट प्रोसेस को किस तरीके से उसमें रखने की कोशिश की गई, उन क्यों यानी वाई पर हमने फोकस किया, जिससे कि आपको इस सॉफ्टवेयर की एक्चुअल वैल्यू समझ में आए। जैसा कि हमने पिछले ही उसमें कहा था कि हम नेक्स्ट वरहम 2 एंड वरहम 3 ट्यूटोरियल्स में हम आपसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम वरहम 2 में जो फीचर्स हैं उसमें फर्स्ट फीचर पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें से 50% पार्ट हम इसमें कवर करेंगे और बाकी का बचा पार्ट है ना नेक्स्ट पे करेंगे। हमने आपके सामने वरहम जो वर्ड किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ एंड हमने क्यों होम्योपैथी के लिए प्रीफिक्स में वर्जिन लगाया, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो मुझे लगता है कि आप इस जस्टिफिकेशन से शायद सेटिस्फाइड होंगे। तो जो वरहम में टोटल जो फीचर्स हैं उसमें से हम कुछ पार्ट यहाँ डिस्कस करेंगे और बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वर्जन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फीचर्स का कि एक्चुअल में जो फादर होम्योपैथी ने जो केस टेकिंग का जो वे रखा था वो क्या था, किस तरीके से वो चाहते थे, उस पर बहुत ही ब्रीफली हमने आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपने पेशेंट्स को में वो ध्यान रख सकें। एक्चुअल इसके लिए एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट कहते ना कि अगर कुछ करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले तो मन तो तैयार हो जाता है कि सही चीज ढूंढने के लिए। तो हम आपको कुछ ऐसी बातें, इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिससे कि आपको पता चले कि एक्चुअल केस टेकिंग क्या होने वाली है, किस तरीके से करना चाहिए। एंड सिंथेसिस ऑफ द केस, जो हमने ऑलरेडी एनालिसिस जो थी उसका बताया था कि फादर होम्योपैथी का वो आइडिया नहीं था कि हम किसी केस को एनालाइज करें। तो सिंथेसिस करने का वे क्या हो सकता है, तो ये दो चीज काफी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये फादर होम्योपैथी भी कहते हैं कि अगर आपने प्रॉपरली केस टेकिंग कर लिया तो 50% काम आपने डन कर लिया प्रॉपरली। और सिंथेसिस, ये दोनों मिला करके आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में केस आया क्यों है, क्या लेके आया, उसमें हमें क्या करना है। एंड बाकी की बातें फिर अब हमारे पास जो अवेलेबल टूल्स हैं उन टूल्स के जरिए हमें एक सिमिलर मेडिसिन खोजनी रहती है। तो मियाजमेटिक सर्च, फादर होम्योपैथी ने किस तरीके से डिजीज का टाइप को क्लासिफाइड किया, वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर में रखा गया है। रिपर्टराइजेशन या सर्च इन द मेडिसिन एमएमपी एंड टीसीडी में कैसे करना चाहिए, उस पर बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शॉर्ट लिस्ट द रेमेडीज, कैसे हम लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं रेमेडीज को कि जैसे लगता है कि हमें ये देनी चाहिए। एंड सेव द सर्च और रिपर्टराइजेशन, तो रिपर्टराइजेशन का जो हम सर्च करते हैं या जो रिपोर्टाइजेशन करते हैं उसे हमें सेव करना है, तो किस तरीके से वो बेनिफिशियल होगा आगे अगर हम सेव करते हैं। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द पेशेंट, एंड प्रेजेंट स्टेट पे कैसे प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए उस पर हमें ध्यान देना होता है। एंड पोटेंसी, डोज एंड रिपिटेशंस, इसकी भी समझ है क्या हमें।
एंड फॉलो अप द पेशेंट। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर जो फादर होम्योपैथी का पूरा स्ट्रक्चर था एक पेशेंट को डील करने के लिए, उसको इसमें फॉलो करने की कोशिश की गई है। हमें उम्मीद है कि आप इसे अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पेशेंट्स में बहुत लाभ होगा। तो आज हम सिर्फ 2 ही पार्ट पे चर्चा करेंगे, केस टेकिंग पे एंड सिंथेसिस ऑफ द केस पे। तो जिससे कि हमें पहले ये समझ में आ जाए कि हमें फर्स्ट हाफ कितने अच्छे से करना है। तो हमारे फादर होम्योपैथी कहते हैं कि कोई भी पेशेंट जब आता है तो उसकी खुद की लैंग्वेज होती है अपनी तकलीफ को कहने की। वो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमें हो सके तो जितना हो सके, अगर कन्वर्टिंग उसी समय दिक्कत है तो आप उस लैंग्वेज को एज इट इज लिख लीजिए। एंड अगर लिखने में भी तकलीफ है, अगर किसी पेशेंट्स को इंटरप्शन तो करना ही नहीं है, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए उसकी। अभी तो इतने डिवाइस हैं मौजूद कि आप जो पेशेंट से टॉक कर रहे हैं उसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर आप कोई चीज मिस नहीं करना चाहते हैं तो। दूसरा इंपॉर्टेंट कहने का है कि अगर आप पेशेंट लैंग्वेज को उसी समय उसी फॉर्मेट में लिखते हैं या सुनते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, तो जब आप प्रॉपर इंग्लिश में से कन्वर्ट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट होता है, बजाय हम पैरेलल ये काम करते हैं। अगर आपकी अच्छी स्पीड है टाइपिंग की या राइटिंग की तो अलग बात है, पर बहुत बार अगर हमारा ध्यान राइटिंग में होता है तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस जो हैं हम नोट नहीं कर पाते। तो बेहतर वे ये है कि आप उस पे आई कॉन्टेक्ट बनाए रखें और बीच बीच में आई कॉन्टेक्ट हटा के रखें, जहां जरूरी है वहां रखें, तो हमें एक्सप्रेशंस भी समझ में आते हैं और पेशेंट को हम सुने ज्यादा अच्छे से। रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज को अगर आप यूज करते हैं तो आप पहली बार में ही केस बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार राइटिंग के चक्कर में हम बहुत बार ऐसी चीजें मिस कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट कह जाता है एंड केस कंसिडरेशन के टाइम पे वो हमें याद नहीं आती। तो पेशेंट को बिना इंटरप्शन के सुनना, क्योंकि पेशेंट अपनी तकलीफ बताने आया है तो हमें किसी फॉर्मेट में नहीं रखना है, उसे प्लेन पेपर जैसा ही समझना है कि हमारे लिए तो वो एक नया बंदा है और मैं एक प्लेन पेपर के साथ बैठा हूं, जो कुछ भी वो बताएगा रिलेटेड टू डिजीज वो मुझे उसकी लैंग्वेज में नोट डाउन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जनरली बहुत सारा ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के साथ आता है, कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ आता है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के साथ आता है तो हमें रिपोर्ट्स देखने की समझ होनी चाहिए। डेफिनेटली प्रेजेंट जो वे है डिजीज को एक्सप्लेन करने का पैथोलॉजिस्ट का, वो अगर आप उतना ना भी समझते हो तो चलता है, पर हैनीमैन सर के अकॉर्डिंग कि जो कुछ भी उन्होंने कोट किया है, जो कमेंट्स दिए हैं पैथोलॉजीज में, वो कौन से ऑर्गन की तरफ है, कौन से ऑर्गन बीमार है जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। तो वो बीमार और इन्फ्लुएंट ऑर्गन जो भी दिखाई दे रहे हैं, जो पेशेंट बता रहा है, रिपोर्ट्स में भी आ रहा है, तो उनकी साइड एग्जिट लोकेशन जो समझ में आ रही है वो बड़े काम की है। इससे हमें मेडिसिन ढूंढने में बहुत मदद मिलती है। एंड बहुत बार पेशेंट ट्रीटमेंट पेपर्स एंड डिस्चार्ज समरी के बाद साथ आता है। तो डिस्चार्ज समरी से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट किस लिए एडमिट हुआ था और कब डिस्चार्ज हुआ, उसके बीच में उसे क्या ट्रीटमेंट दिया गया, ट्रीटमेंट एक्चुअल में मल ट्रीटमेंट था या प्रॉपर ट्रीटमेंट था, उससे कुछ उसे लाभ हुआ भी कि नहीं, या सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए, साइड इफेक्ट्स हुए, लेके कुछ और गया था, बना कुछ और लिया डिजीज उसने, तो उसने ट्रीटमेंट क्यों लिया, इस पे हमें फोकस करना है। यानी इनिशियल स्टेज क्या थी जिसकी वजह से उसे एडमिशन लेना पड़ा हॉस्पिटल में और उसे ट्रीटमेंट लेना पड़ा। अगर हमें ये चीज समझ रही है तो हमें बहुत कुछ अंदर समझ में आ जाता है कि वाइटल फोर्स कहाँ पे इंटेंसिफाइड है, किस तरीके का चेंजेस नोट किए थे पेशेंट ने, जो वहां पे जाके बताया, और उसके बाद ये सारी जो डिस्चार्ज समरी काफी कुछ बयां कर देती है। तो वो जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, डॉक्टर्स को अगर ओरिजिनल पिक्चर समझनी है तो जब वो पहली बार हॉस्पिटलाइज हुआ था तो उस समय क्या वजह थी, वो सिम्टम्स अगर हम जानते हैं तो हमें ओरिजिनल पिक्चर समझ में आती है ट्रीटमेंट से पहले।
और ये जो इनिशियल सिम्टम्स हैं यही ओरिजिनल डिजीज पिक्चर है उस पेशेंट की, और हम इसे अगर डिमार्केट कर लेते तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो डिजीज है वो ट्रू है या आर्टिफिशियल है, यानी 74 और 205 की वजह से है। तो हालांकि हमारे पास ये सुविधा है कि हम दोनों सिम्टम्स को कवर करके मेडिसिन दे सकते हैं, बट आर्टिफिशियल एंड क्रॉनिक को, बट हमें जानना जरूरी है क्योरिंग के वे में कि एक्चुअल में डिजीज का स्टार्ट कैसे हुआ। स्टार्ट से पहले की कुछ वजह मिलती हैं तो पता चल जाएगा, एंड कंटिन्यूएशन जो मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल 1 बरहम 1 में आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हम इस तरीके से हमें जो कुछ भी मटेरियल जो पेशेंट्स रिपोर्ट्स के रूप में, डिस्चार्ज समरी के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में लेके आता है, तो वो हमें ध्यान देना चाहिए, बहुत काम की चीजें हैं। तो ये केस टेकिंग कभी कभी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है और कभी कभी जब हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के बाद शुरू होती है। अलग अलग तरीके के पेशेंट्स होते हैं, कभी वो अपनी बात रखते हैं, बीच में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट करते हैं, कभी लोग पहले आपको फाइल्स दे देते हैं अपनी और बाद में अपनी बात रखते हैं, ये दोनों हो सकता है। इसलिए इंटरप्शंस पहले ना हो कि जिस फॉर्मेट में, जिस फ्लो में पेशेंट है उस फ्लो में ही रखा जाए, बाद में आप उसे अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग आपकी जरूरत के। तो मास्टर हैंडीमैन की नजर में फिजिशियन का फोकस कहां होना चाहिए? तो वो फोकस ये है कि उसकी एग्जिस्टिंग कंप्लेंट्स पे होना चाहिए, और एग्जिस्टिंग कंप्लेंट्स वो साइन और सिम्टम्स के रूप में बयान करता है। साइन और सिम्टम्स को जिस वजह से आ रहे हैं वो पता चल जाए, उसकी स्टार्ट कैसे हुई ये पता चल जाए, एंड उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशंस की वजह या जो भी एक्साइटिंग फैक्टर्स हैं वो पता चल जाए, तो हमें उस पेशेंट की, उस डिजीज की स्टेट समझ में आ जाती है। तो हैनीमैन सर कहते हैं कि आपको स्टेट समझनी है तो केवल सिम्टम या साइन से नहीं समझी जा सकती। कोई भी डिजीज जब स्टार्ट होती है उसका पीछे रीजन होता है, फिर उस डिजीज कंटिन्यू करती है तो उसके पीछे भी रीजन्स होते हैं, कंटिन्यूएशन फैक्टर्स होते हैं, मींस मेंटेनिंग कॉज होते हैं, एंड बीच बीच में वो एक्साइटिंग, यानी कभी कभी वो इंटेंसिफाइड हो जाती है एंड कभी कभी वो लेटेंट स्टेट में चली जाती है। ये सारी चीजें चलती रहती है। तो अगर आपको किसी पेशेंट की स्टेट समझनी है तो आपको इस तरीके से पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। स्टेट को समझे बिना अगर आप मेडिसिन देते हो तो हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स वो कवर भी कर ले, बट हो सकता है कि वो पेशेंट को क्योर के ट्रैक में ना लाए, इसलिए स्टेट समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, जो जब हम साइन एंड सिम्टम्स पर फोकस करते हैं तो पेशेंट कभी कभी बहुत सारे सिम्टम्स बताता है, कुछ हिस्ट्री बताता है, हमें क्या क्या किया उसने वो सब बताता है, तो हमें उससे ये समझ में आता है कि एक्चुअली वहां डैमेजेस कहां पर हुए। वो डैमेजेस से हमें ये पता चलता है कि वाइटल फोर्स यानी किन वाइटल ऑर्गन्स में उसका इन्वॉल्वमेंट अधिक है, इंटेंसिफाइड है, और वाइटल ऑर्गन का इंटेंसिफिकेशन और पेशेंट्स की ट्रबल का इंटेंसिफिकेशन को ध्यान में रख करके हमें सोचना होता है कि कौन से ऑर्गन जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, कौन से मेन ऑर्गन है जिसकी वजह से ये अदर ऑर्गन भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गन हमें बहुत बार पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में मदद करते हैं, बट वो टारगेट ऑर्गन नहीं होते, क्योंकि पहले अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम टारगेट ऑर्गन कह सकते हैं। अगर हम टारगेट ऑर्गन की वजह से दूसरे ऑर्गन डिस्टर्ब हुए हैं, अगर हम टारगेट ऑर्गन पे हिट करते हैं तो इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गन ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखने को आपको मिलेगा अगर आप इस आइडिया जो हैनीमैन सर का है, एक्चुअल आइडिया, इस पे आप अमल करते हैं, आप इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। अब मैं बदलता हूं कि बहुत बार हम जो है ना अपने पेशेंट्स को, हमने ये सब पढ़ा है कॉलेज लेवल पे, हमारी जितनी भी केस टेकिंग परफॉर्मा है उसमें भी पढ़ा है कि हमें सिम्टम्स को कंप्लीट करना चाहिए।
तो कंप्लीट हम करते भी हैं या नहीं करते ये हमें पता है या नहीं, ये नहीं पता। बट फादर होम्योपैथी ने अपने सिम्टम्स को लिखने का जो तरीका था मैट्रेमेटिका प्यूरा में एंड क्रॉनिक डिजीज में, वहीं से बोनिंगसन सर ने ये चीज समझने की कोशिश की कि किस तरीके से वो अपनी बात लिखते हैं, और उसी तरीके से उन्होंने अपनी रिपर्टरी को थोड़ा सा कैटेगराइज करने की कोशिश की, क्योंकि जो उनका खुद का कुछ भी प्रूविंग नहीं था, तो वो तो एमएमपी और टीसीडी में जो मेडिसिन थी नॉन एंटीसोरिक एंड एंटीसोरिक, उन्हीं की एक इंडेक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कभी किसी की इंडेक्स बनानी होती है तो बनाते बनाते हमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो स्ट्रक्चर है। तो हैनीमैन सर ने ये स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी मैट्रेमेटिका प्यूरा में और टीसीडी में बहुत अच्छे से बयां किया है, बट हमने कभी उसको उस नजरिए से देखा नहीं जिस तरीके से बोनिंगसन सर ने देखा था। इसलिए जो कलेक्शंस हैं सिम्टम्स के वो हम कर नहीं पाते। तो द अफेक्टेड ऑर्गन्स मतलब वाइटल प्रिंसिपल या फोर्स इज इंटेंसिफाइड हियर, यानी कि जो अफेक्टेड ऑर्गन उनको कह सकते हैं आप जहां पर वाइटल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक है, बहुत इंटेंसिफाइड है, यानी बहुत ट्रबल क्रिएट हो रही है पेशेंट्स के लिए। एंड द इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गन वो ऑर्गन्स हैं जो वाइटल फोर्स या फोर्स इन्वॉल्वमेंट जो है मेन अफेक्टेड ऑर्गन की वजह से अदर ऑर्गन में भी जा रहा है। जैसे मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द के होने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस जनरल पे जाके कर रहा है वो। सिर दर्द हो रहा है और मैं इरिटेबल हो रहा हूं, तो उसका इन्फ्लुएंस जो है ना हमारा जनरल की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम सिर दर्द को कवर करें तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लुएंस ऑर्गन कवर हो जाता है। तो हमारा उल्टा हो गया। जब हमने कैंट्स को फॉलो करना शुरू किया तो हमने अफेक्टेड टारगेट ऑर्गन को तो हमने बाजू रख दिया, जो पर्टिकुलर ऑर्गन बीमार था, एंड जो जनरल मेंटल इन्फ्लुएंस्ड थे उनको हमने फोकस करना जारी कर दिया। डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है, बट वो इंडिविजुअलाइजेशन की लास्ट की प्रोसेस में तो ठीक भी है, बट अगर आप टारगेट ऑर्गन ही नहीं कवर करते, जिस तरीके से वहां मैनिफेस्टेशंस हैं उन साइन सिम्टम्स को ही कवर नहीं करते, तो आप सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गन्स को कवर करके या इन्फ्लुएंस स्टेट को कवर करके तो उस ऑर्गन को ठीक नहीं किया जा सकता। खैर उनकी लॉजिक उनके साथ है, जिसको ये लॉजिक समझ में आती है फादर होम्योपैथी की, वो इस लॉजिक के साथ जा सकते हैं। अब उन्हीं चीजों को मैंने कुछ उदाहरणों के साथ आपके सामने रखा है। अगर ये उदाहरण आपके समझ में आ जाए कि लिखने का तरीका फादर होम्योपैथी का अपनी बुक्स में क्या था, तो शायद आपको, क्योंकि आपको मेडिसिन हैनीमैन सर की प्रूव्ड मैट्रेमेटिका से खोजनी है जो ज्यादा से ज्यादा सिमिलर हो, अच्छे से कवर करती हो, तभी वो पेशेंट्स को रिलीफ करेगी। तो अगर हम स्ट्रक्चर ही समझेंगे नहीं कि फादर होम्योपैथी ने किस तरीके से अपनी बात को रखा है, तो हम फिर ढूंढने में भी हमें उतनी मुश्किल होती है, एंड रिपर्टरी तो हमें कहीं और ही ले जाती है। तो क्यों, किस तरीके से फादर होम्योपैथी ने अपनी बातें रखी सिम्टम्स के रूप में, किस तरीके से उन्होंने बयां किया, वो जैसे वो मिले वैसे ही रखा, बट वो किस तरीके से था वो ये समझ में आ गया। अगर हम लोकेशंस वाइज, उदाहरण के लिए राइट फोरहेड, लेफ्ट ईयर, इंटरनल मीटर्स, एक्सटर्नल मीटर्स, कुछ भी हो सकता है, मिडिल मीटर्स हो सकता है, लेफ्ट नॉस्ट्रल, एंकल, हील्स, कुछ भी, तो इस तरीके से पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई पेशेंट जो है ना अपनी कंप्लेन बताता है। तो एक उदाहरण लिया है कि ग्रेफाइटिस का द क्रोनिक डिजीज में एक सिम्टम है 738 नंबर का। उस सिम्टम्स में लिखा है कि पेन एज फ्रॉम ब्रूस इन द सेक्रम। पेन का टाइप भी लिखा है एंड उसकी लोकेशन लिखी। सेक्रम जो है वो ब्रूस टाइप का पेन है। एंड ऑरमेट में 93 नंबर के सिम्टम्स में लिखते हैं एमएमपी में, मैट्रेमेटिका प्यूरा में, स्वेलिंग ऑन एंड अंडर द राइट नॉस्ट्रल विद रेडनेस। तो
राइट नॉस्ट्रल एग्जैक्ट लोकेशन है, राइटनेस के साथ है, ठीक है, एंड स्वेलिंग है, यानी कंप्लेन है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दे रहे हैं एनिमल सर। तो हमारे लिए मतलब कभी कभी हमें लोकेशन एंड सेंसेशन ही मिलता है काफी, पेशेंट इतना ही बताता है। पेशेंट की लैंग्वेज जो है अगर हम एज इट इज रखें तो जो मैथमेटिका की लैंग्वेज है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं करती। हेनिमन सर के लिटरेचर में हम वो चीज को वैसे ही ज्यादातर ढूंढ लेते हैं। थोड़ी सी फेमिलियरिटी की जरूरत है कि हेनिमन सर ने किन वर्ड्स का यूज किया है। कई बार एक एक चीज के लिए हेनिमन सर ने कई वर्ड्स यूज किए हैं। तो हम काली का द क्रॉनिक डिजीज में 312 नंबर का सिम्टम है, उसमें लिखे हैं क्लकिंग इन द राइट ईयर, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ लिख रहे हैं, हर सिम्टम उनका इसी तरीके से है। एंड सिक्रेशन ऑफ मच सॉफ्ट ईयर वैक्स, क्लकिंग एक सेंसेशन है एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। अभी तक हम लोकेशन पे फोकस करके बता रहे थे, अब हम आपको पैथोजेनेसिस यानी सेंसेशन पे फोकस करके बता रहे हैं। एंड सिक्रेशन, दो तरीके के सेंसेशन है राइट ईयर में, एक क्लकिंग का सेंसेशन है एंड सिक्रेशन ऑफ मच सॉफ्ट ईयर वैक्स, ये दो चीजें हो रही है। एंड टीसीडी सल्फर में 1042 नंबर का 1042 नंबर का सिम्टम है मेंसेस टू अर्ली बाई 7 डेज। तो 7 डेज जो एग्जैक्ट पीरियड है जब आपको पता ही नहीं नॉर्मल क्या है, हमारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि नॉर्मल मेंसेस फादर होम्योपैथी कहां लिखी है। तो जो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल मेंसेस का जो पीरियड होता है, हेनिमन सर ने पुट किया 256 नंबर का सोरिक सिम्टम है, उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों ही इंडिकेट होते हैं उस सिम्टम को पढ़ने से। तो हेनिमन सर कहते हैं कि मेंसेस टू अर्ली बाय 7 डेज, तो जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन से 7 डे पहले ही आ जाती है। एंड मोर स्कैंटी, तो कैसी है, स्कैंटी है। तो अफेक्टेड ऑर्गन ओवरी एंड यूट्रस है, यहाँ पे सीधा सेंसेशन दे रहे, कोई ऑर्गन का नाम नहीं लिख रहे। तो मेंसेस एक फंक्शनैलिटी है एक ऑर्गन की, और उस फंक्शनैलिटी को में किसी ऑर्गन का नाम नहीं लिए एंड डायरेक्ट ये सिम्टम लिख दिए हेनिमन सर। तो वो 7 डेज बिफोर आती है एंड स्कैंटी होती है, उसका जो मात्रा है जो फ्लो है वो बहुत कम होता है। एंड सिक्यूटा विरोसा एमएमपी में सिम्टम नंबर 29 है सेमी लेटरल हेडेक, राइट हेडेक मिलेगा, लेफ्ट हेडेक मिलेगा, एक और मिलेगा सेमी लेटरल हेडेक लाइक एन एक्टिंग मोर एक्सटर्नली। तो टाइप जो है एक्टिंग टाइप का है, यहां पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है क्योंकि कभी सेमी लेटरल मतलब क्या है कि इधर भी दुख रहा है इधर भी दुख रहा है, बट सेंसेशन एकदम क्लियर है, पैथोजेनेसिस एकदम क्लियर है। एंड कैमोमिला मैट्रेमेटिका प्यूरा का सिम्टम नंबर है 224, येलो स्मार्टिंग लिकोरिया, यूट्रस इन्वॉल्व है बट यहां पे कहीं पे भी यूट्रस वर्ड यूज नहीं किया। यूट्रस एंड वेजाइना इन्वॉल्वमेंट के साथ है ये ऑर्गन, तो डायरेक्ट पैथोजेनेसिस फादर होम्योपैथी ने लिख दी येलो स्मार्टिंग लिकोरिया। तो इस तरीके से फादर होम्योपैथी बहुत सिंपल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो माइंड के सिम्टम्स हैं बहुत ज्यादा जो वैल्यू किए जा रहे हैं केंट सर की वजह से, उसकी वजह में अगर आप देखोगे किसी भी मेडिसिन को तो हेनिमन सर की 2-2 हजार सिम्टम है लगभग, जिसमें से 100-125 सिम्टम जो है केवल माइंड के हैं, और बाकी के सिम्टम जो है लगभग 90% सिम्टम 85% सिम्टम पूरी बॉडी के हैं। हम इसे भूल करके सिर्फ जो माइंड मेथड के लोग हैं या जो माइंड को बहुत वैल्यू करते हैं वो लोग जो है ना इन सिम्टम्स को बात ही नहीं करते, जबकि पेशेंट का कुछ अगर डिस्पोजिशन डिस्टर्ब भी नहीं हुआ तो भी वो जो सिम्टम दे रहा है उनको तो वो स्ट्रेस नहीं करते, पेशेंट की उस बात पे ध्यान नहीं देते, पर वो बातों पे जरूर ध्यान देते जो पेशेंट बता भी नहीं रहा है, जबरदस्ती खोदते हैं उसको। आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कभी आपको
सिर्फ पैथोजेनेसिस मिल जाएगी, सिर्फ लोकेलिटी, लोकेशन एंड सेंसेशन मिल जाएगा, बट आपको वो समझना पड़ेगा। कभी मोडालिटीज के साथ होगा और कभी नहीं भी होगा कंप्लेन। जबरदस्ती मोडालिटी क्रिएट नहीं की जा सकती। तो मोडालिटी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिविजुअलाइजेशन में बहुत मदद करता है पेशेंट्स की, कि जब स्टेट सिम्पटम सेलेक्ट करनी होती है। तो अभी जिंकम मेटालिकम का एक उदाहरण है 762 नंबर का सिम्टम। एनिमन सर कहते हैं लिकोरिया ऑफ थिक म्यूकस। तो लिकोरिया ये एक तरीके का पैथोजेनेसिस है फॉर 3 days। ये क्या हो रही है, 3 दिन तक चल रही है, स्पेशली इन द मॉर्निंग। यानी ये मोडालिटी है, उसकी टाइम मोडालिटी है, आल्सो बिफोर एंड आफ्टर द मेंसेस। तो ये मेंसेस के बिफोर होता है एंड आफ्टर भी होता है। तो ये टाइम मोडालिटी और उस कंडीशन मोडालिटी दोनों दिखाई दे रहा है इसमें कंप्लेन के साथ। अफेक्टेड ऑर्गन का नाम नहीं, बट आप लिकोरिया कहां होती है यू नो। एंड फेरोमेटालिकम में एनिमन सर सिम्टम नंबर 140 MMP में कहते हैं कि इन द मॉर्निंग बियरिंग डाउन पेन्स इन द एब्डोमेन एज इफ मेंसेस वर कमिंग ऑन। तो एकदम मॉर्निंग में जैसे पीरियड आने वाला हो ऐसा लगने लगता है, बियरिंग डाउन सेंसेशन फील होने लगता है। तो ये इस तरीके से एनिमन सर जो है ना मोडालिटीज, ये टाइम मोडालिटीज को, अब इसमें नाइट भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, हमने सिर्फ कुछ हिस्सा आपके सामने दिखाया। बता रहा हूं कि आपको ध्यान रहे कि अगर हमने पहला ही काम ठीक से नहीं किया तो कोई भी कितना भी अच्छा टूल क्यों ना हो आपके सामने, वो आपके लिए इनएप्रोप्रिएट ही साबित होगा। अगर किसी टूल को एप्रोप्रिएटली यूज करना है तो पहला काम जो है केस टेकिंग, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो हम और भी कंडीशन हो सकती हैं, जैसे बॉडी पोजीशन मोडालिटीज। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कई पेशेंट्स को कुछ कंप्लेन उसकी बॉडी पोजीशंस की को चेंज करने से घटती बढ़ती। मैं ज्यादातर एग्रेवेशन मोडालिटीज पे ध्यान दिया है यहाँ पे, तो एम्बुलेशन मोडालिटीज भी मिल सकती है। तो जैसे सिम्टम नंबर कैलकेरिया का आपका द क्रॉनिक डिजीज में 191 कहते हैं ड्रॉइंग पेन इन द नी व्हेन सिटिंग एंड वॉकिंग। तो सिटिंग एक पोजीशन है, वॉकिंग भी बॉडी की एक पोजीशन है। तो ड्रॉइंग पेन हो रहा है, नी में हो रहा है, और किस पे, चलने पे एंड बैठने पर। नेक्स्ट फॉस्फोरस 1504। तो 1504 नंबर के जो ये सिम्टम है, एनिमन सर कहते हैं कि स्टिच ऑन द इनर सरफेस ऑफ द राइट नी एट एवरी स्टेप, मतलब हर कदम पे उसे ये फील हो रहा है। बट व्हेन सिटिंग एंड लिफ्टिंग द थाई ए ब्रूस्ड पेन अबव द नी विच गोज ऑफ ऑन राइजिंग फ्रॉम द सीट। तो एक कंडीशन यहाँ पे एनिमन सर कह रहे हैं कि उसकी तकलीफ बढ़ा रही है, और एक कंडीशन में उसी जगह उसे बेहतर फील हो रहा है। तो ये बॉडी की पोजीशन मॉनिटर चाहिए। तो अगर हमें मिलती है तो हम इन्हें आराम से कैसे वॉरहम सॉफ्टवेयर में ढूंढ सकेंगे एंड अपनी मेडिसिन पेशेंट्स के लिए चूज कर सकेंगे, ये बहुत अच्छे से वॉरहम में। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो सिम्टम है जिस मेडिसिन में है वो नंबर के साथ है, किस सेक्शन में है, ये बहुत आसानी से वॉरहम में आपको मिल जाएगा। एंड कंफर्मेशन जो अदर रिपोर्टरी की तरह आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है कहीं और, कि वो वहीं पे कंफर्म हो जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए रख रहा हूं कि जब तक फादर होम्योपैथी का लिटरेचर ही आपको समझ में नहीं आएगा, मेडिसिन लिखने का तरीका ही समझ में नहीं आया, तो वॉरहम सॉफ्टवेयर का भी यूज समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहां पर कुछ भी चेंज नहीं किया है हमने, एज इट इज रखा है, बट एक प्रॉपर सर्चिंग टूल बनाया है कैसे एमएमपी और टीसीडी से हम अपना डायरेक्ट आउटपुट ले सकते हैं। तो यहां पर वेदर सीजन मोडालिटीज हैं, टेम्परेचर मोडालिटीज हैं, उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। हायोसामस मैथमेटिका प्यूरा में 350 नंबर का सिम्टम है, लिख रहे हैं कि व्हाइल वॉकिंग इन द ओपन एयर स्टिफनेस एंड वियरीनेस इन नी जॉइंट्स। तो जब ओपन एयर में वो वॉक करता है तो उसमें स्टिफनेस होती है, वियरीनेस थकावट महसूस होती है,
नी जॉइंट्स में। तो ये जब ओपन एयर क्या है, वेदर या मोडेलिटीज है, वेदर, सीजन, टेम्परेचर, क्योंकि ओपन एयर किस तरीके की है उस पर ये डिपेंड करता है। कोनियम मैक 241 नंबर का सिम्टम द क्रोनिक डिजीज में, व्हेन वॉकिंग एंड इवन व्हेन स्टैंडिंग इन द ओपन एयर, ये भी ओपन एयर से, एक्सट्रीम पेन कॉजिंग हिम क्राई आउट, मतलब इतना पेन होता है कि उसे रोना आता है, राउंड द होल लेफ्ट नी, एज इफ द पटेला were bruised and smashed, from which when he makes an effort to walk, he become hot all over like heat of anguish. तो इस तरीके से जो पटेलर बोन है वो किस तरीके से लगता है जैसे किसी को मार लगी होती है, स्मैश्ड हो गया है, और जब वो चलने का एफर्ट्स करता है तो वहां हीट जनरेट होती है और वहां पे एंग्विश फील होने लगता है। फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरीके का एंग्विश होता है, जिसमें से ये फिजिकल एंग्विश की बात कर रहे हैं। एंड बोरेक्स जो मेडिसिन है उसमें 133 नंबर का द क्रोनिक डिजीज सिम्टम, टूथेक इन होलो टीथ, यानी जो कैरीज टीथ है, डिके टूथ जो आपको अदर रिपोर्टिंग मिलेंगे हैनीमैन सर के यहाँ, इसको ज्यादातर होलो, कैरीज एंड डिके में भी ब्लड मिलेगा बट ये ज्यादा मिलेगा आपको, विद डल ग्रिपिंग इन वेट रेनी वेदर विद फायर प्रूवर्स। तो ये अदर प्रूवर्स ने भी ये सिम्टम देखा। तो सर बिल्कुल ऐसे जो कुछ भी मिला है उसको वैसे ही लिख देते हैं। टेम्परेचर, वेदर एंड सीजनल मोडेलिटीज में हम दो उदाहरण और देख सकते हैं। नेट्रम कार्बोनिकम सिम्टम नंबर 1075 द क्रोनिक डिजीज, कहते हैं कि ही पर्सपिराइज इनऑर्डिनेटली व्हेन मूविंग अबाउट इवन इन कूल वेदर, एंड कालिकॉफ 1184 in a cold temperature the arms lose their warmth, become numb and almost as if asleep। तो सेंसेशन भी मिल रहा है एंड मोडेलिटीज भी मिल रही है, एंड वेदर मोडेलिटीज मिल रही है या टेम्परेचर मोडेलिटीज मिल रही है आपको। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस से जो दिक्कतें होती हैं पेशेंट्स को, उन सिम्टम्स को हैनीमैन सर ने लिखा है। सर्कमस्टेंशियल जो कंडीशनल मोडेलिटीज भी मिलेगी, जैसे इग्नेशिया में मिलता है सिम्टम नंबर 634, ही बिकम्स वेरी स्लीपी ऑन हियरिंग सैड न्यूज। तो उसका न्यूज सुनता है पेशेंट और वैसे ही उसको सैड न्यूज सुनने के बाद उसको स्लीपी फील होता है। सल्फर में इन द इवनिंग दिस इंक्लिनेशन फॉर एवरीथिंग, शाम के टाइम कुछ करने की इच्छा होती नहीं, ना तो कुछ काम करने की इच्छा होती है, ना हंसी मजाक एम्यूजमेंट, ना कन्वर्सेशन किसी से बातचीत, एंड ना कोई मूवमेंट, जैसे हम कह सकते हैं इंडोलेंट कंडीशंस। ही इज वेरी अनकंफर्टेबल एंड येट नोज नॉट व्हाट एल्स हिम। तो कंफर्ट उसका चला जाता है और उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो किस वजह से ये सब हो रहा है उसके साथ, वो किस वजह से ऐसा बिहेवियर है, उसका बीमारी है। ये पेशेंट इस तरीके से बात कहता है और इसको हम डिसइंक्लिनेशन से ढूंढ सकते हैं। जैसे डिजायर टू वर्क में होता है वैसे डिसइंक्लिनेशन अपोजिट है। तो माइंड का जो अफेक्शन है या डिस्पोजिशन चेंज, जो डिस्पोजिशन है, अल्टर डिस्पोजिशन है, तो ये जो उसके लिए कुछ दो उदाहरण और देख लेते हैं। नेट्रम्योर सिम्टम नंबर 5 क्रोनिक डिजीज में, मेलानकोली, डिजेक्शन एंड सोरोफुल एंग्शियस डिस्पोंसिव ऑल डे विदाउट एनी नॉन कॉज, कोई क्लियर कॉज नहीं है बट उसकी ये सैडनेस, सोरोफुल
एंक्सियस फीलिंग है विद अनसीजिंग पाल्पिटेशन, साथ में उसकी एक फिजिकल कंप्लेन है कि उसको पाल्पिटेशन बढ़ा हुआ है जो रुक ही नहीं रहा है, विदाउट बॉडी एलिमेंट, और कोई दूसरी बॉडी एलिमेंट भी नहीं है। एंड दूसरी सर्कमस्टेंशियल मॉडलिटीज में हम कैमोमिला देख सकते हैं, सिम्टम नंबर 456 मैटरमेटिका प्यूरा, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, एंक्सियस एगोनाइज टॉसिंग अबाउट विद टीयरिंग पेन्स इन द एब्डोमेन। तो मेंटल स्ट्रेस है, साथ में फिजिकल स्ट्रेस है, एब्डोमेन पे टीयरिंग पेन है, फॉलोड बाई ऑब्ट्यूजनेस ऑफ सेंसेस एंड देन इंटॉलरेबल हेडेक। तो ये फिजिकल एंड मेंटल कंप्लेंट कम साथ में चल रही है, यानी सर्कमस्टेंशियल है, एंड अफेक्टेड ऑर्गन एंड इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गन एक दूसरे के पूरक है, यहाँ पे एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पेशेंट्स को समझते हैं और जिस तरीके से मैटरमेटिका की लैंग्वेज है, इसी तरीके से आप पेशेंट के सिम्टम्स की कलेक्शंस करते हैं, तो डेफिनेटली आप ज्यादा सुटेबल सिमुलेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गन एंड कॉन्कोमिटेंट्स, जिसको हम अफेक्टेड ऑर्गन के साथ जब वो दिखाई देते हैं, तो हैनीमैन सर किस तरीके से लिखते हैं। हालांकि मैंने दिए हैं मिक्स उदाहरण, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग से फिर से रखे हैं। सिम्टम नंबर 170 अमोनियम कार्ब क्रॉनिक डिजीज, पुस्ट्यूल्स ऑन द चीक्स ड्यूरिंग द मेंस। तो जो पिंपल्स हैं, जो पुस्ट्यूल्स हैं, वो चीक्स पे क्रिएट होते हैं मेंसेस के टाइमिंग में। कैलकेरिया कार्ब सिम्टम नंबर 247 द क्रॉनिक डिजीज, स्टिचेज इन द आई एंड इन द हेड ड्यूरिंग द मेंसेस। आईज में स्टिचिंग लाइक पेन होता है और हेड में भी होता है, पर स्पेशली जो कंडीशन है कॉन्कमिटेड मेंसेस के दौरान, तो मेंसेस अफेक्टेड ऑर्गन है और उसके साथ स्टिचेज पेन हो रहा है। ग्रेफाइट्स सिम्टम नंबर 635 ड्यूरिंग द मेंसेस, वायलेंट हेडेक विद इरप्शन एंड नॉसिया। तो ये एक दूसरे के पूरक यानी कॉन्कोमिटेंट या इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड ऑर्गन आपको साथ साथ देखने को मिल रहा है। तो बहुत बार सिम्टम पेशेंट ऐसे ही देता है और हमें उन्हें अलग करके देखने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें साथ में देखने की जरूरत होती है। इसकी कड़ी में उदाहरण कैप्सिकम एनम मैटरमेटिका प्यूरा सिम्टम नंबर 18, ए सेमीलेटरल प्रेसिव शूटिंग हेडेक लाइक हिस्टोरिकल माइग्रेन, यानी माइग्रेन। फादर होम्योपैथी ने माइग्रेन को माइग्रेन वर्ड से डिनोट किया है, विच इज एग्रेवेटेड बाय रेजिंग आइज एंड हेड और बाय बोइंग द हेड टूवर्ड्स एंड इज अकम्पनीड बाय फॉरगेटफुलनेस एंड नॉसिया। तो एक दूसरे को पूरक, यानी कोई भी अलग नहीं है। अब अदर रिपर्टरी में ये फ्रैक्शनल सिम्टम के रूप में मिलेगा, आपको कंफर्म ही नहीं होगा कि साथ में है भी कि नहीं, ये कवर कर रहा है तो ये क्यों कवर कर रहा है, बट ये इसकी स्पेशलिटी है इस मेडिसिन की कि वो इस तरीके से प्रेजेंट हो रही है। ऑफ द केस की तरफ हम बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट। अब हमारे पास कंप्लेंट्स आ गई हैं, जिस तरीके से हैनीमैन सर ने किताब में लिखी उसी तरीके से हमें पेशेंट्स को लेना है, ये समझ में आ गया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने पेशेंट्स के लिए बेहतर मेडिसिन खोज सकते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। अब हमें इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट बदलनी है, हैनीमैन सर जैसे चाहते थे वैसे करना है। कि पेशेंट ने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी है, उस लिस्ट में हमें नहीं पता है कि पेशेंट्स के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सी है। तो पेशेंट कहीं ना कहीं जोर देता है, वो कभी पहले बताता है कभी बाद में बताता है, वो कोई एक ऑर्डर में चीजें नहीं बताता, तो वो बता देता है जैसे जैसे उसे याद आती है बता देता है। कभी कभी वो ट्रबलसम कंप्लेन ही पहले बताता है, जनरली जहां से ज्यादा तकलीफ होती है वहीं से वो शुरू भी करता है, बट कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो हमें ये देखना होता है कि पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो इंटेंसिफाइड किधर है, कौन से वाइटल ऑर्गन ज्यादा इन्वॉल्व है, कौन से सिम्टम ज्यादा तकलीफदायक हैं, जो पेशेंट क्या डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो वो उन चीजों को ध्यान में रख करके जो मोर ट्रबलसम कंप्लेन होती हैं, अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं, हम उनको ऊपर रख लेते हैं।
एंड एक पेशेंट में 2 या 3 स्टेट भी मिल सकती हैं, तो उन 2 या 3 स्टेट्स को भी हमें अलग अलग समझना होगा। जैसे पहली स्टेट है माइग्रेन की, जैसे हेडेक, फॉरहेड विद नॉसिया, इंटरमिटेंटली एक मिल सकता है। एक ही उसी पेशेंट में दूसरी स्टेट मिल सकती है मेंसेस पेनफुल एंड प्रोफ्यूज, एंड थर्ड स्टेट नी जॉइंट्स एग्रेवेट मूविंग एंड असेंडिंग। तो अभी सब तो है, सब कवर कर रहे तो दैट इज गुड थिंग। अगर नहीं कवर करती तो 2 स्टेट या पहली स्टेट जो सबसे ट्रबलसम है उसको कवर करके, जो अभी प्रेजेंट में पेशेंट को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, उसको ध्यान में रख करके भी मेडिसिन दे सकते हैं। और बेस्ट वे यही है कि आपको अगर तीनों स्टेट कवर करने वाली एक ही मेडिसिन मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। बट ये ऐसा हर बार देखने को मिलता नहीं। अदर रिपर्टरी तो कहीं पे भी सेटिस्फाइड करेंगे, बट ये रिपर्टरी बहुत प्रिसाइज है। ये होगा तो ही दिखाएगी, होगा तो जबरदस्ती वो रूब्रिक बना करके डाल दिया है और ये भी नहीं पता है कि रूब्रिक में वो सिम्टम कहां से आए, तो वो ऐसा इस रिपर्टरी में बिल्कुल नहीं है। इफ ए फिजिशियन वांट टू सी क्लियरली द इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट एज पर मास्टर हैनीमैन, अगर आपने सही तरीके से सिंथेसिस किया है कि इसका ट्रबलसम कंप्लेंट्स को ऊपर रखा है, एंड ट्रबलसम कंप्लेंट में जो फंडामेंटल सिम्टम ढूंढने के लिए जो मियाजमेटिक सर्च है वो भी आपने ठीक से समझी। हालांकि हम मियाजमेटिक सर्च को अगले वीडियो में समझने वाले हैं, बट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मैथमेटिक सर्च भी समझ रहे हैं, यानी फंडामेंटल सिम्टम ढूंढ रहे हैं, किसी क्रॉनिक डिजीज को डील करने जा रहे हैं, तो आपको फंडामेंटल मेडिसिन ढूंढनी है। तो फंडामेंटल सिम्टम ढूंढने के लिए हमें मियाजम की समझ होनी चाहिए। तो मियाजम की समझ से पहले हमें वो सिम्टम्स कौन से हैं जिनको पकड़ के हमें ये समझ बनती है कि ये मियाजम है। तो वो जब हम टारगेट करते हैं ट्रबलसम सिम्टम या मियाजमेटिक सिम्टम्स, तब हमारा क्या होता है कि एफोरिज्म 253 इनिशियल स्टेज में मिलता है जब पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं, एंड जब वो क्योर की ट्रैक पे चढ़ जाता है पेशेंट, तो उस ट्रैक में हमें एफोरिज्म 280 दिखाई देता है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर, कि जहां से पेशेंट तकलीफ लेके आया था वहां से वो वापस लौटने लगता है, पुरानी स्टेट्स या पुराने सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि हम जो जा रहे हैं वो करेक्टली जा रहे हैं, हम रिस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, पुरानी हेल्थ को वापस अचीव करने जा रहे हैं। तो ये हमें पता चलता है। तो सिंथेसिस ऑफ द केस से अगर आप कर लेते हो तो आपका जो ट्रैक है, जो रिवर्स ऑर्डर का जो ट्रैक है, वो आप सही जा रहे हैं या नहीं ये पता चल जाता है। फिर से आपके सामने वही बात रख रहा हूं कि अगर किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए, होम सॉफ्टवेयर, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल्स हैं उस कॉन्टेक्ट्स के लिए। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी होम्योपैथी स्टूडेंट्स के लिए 2 महीने के लिए डेमो ट्रायल के लिए अवेलेबल है। आगे के जो वर होम के ट्यूटोरियल्स आएंगे उससे आपको ये सॉफ्टवेयर की समझ बनेगी और अच्छे से। एंड जो वर्जिन होम्योपैथी के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, एलुमिनी है या एस्पिरेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए ये 45 डेज का है डेमो पीरियड। एंड जो इसे सिस्टम को, होम्योपैथी के हैनीमैन सिस्टम को समझता है, वो इस सॉफ्टवेयर की वैल्यू भी समझेगा। एंड जो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं जो इस सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हैं, वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस इन कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे। ये बहुत ब्रीफली चीजें रखने की कोशिश की, क्योंकि हमें आपको सॉफ्टवेयर का प्रॉपरली यूज करना सिखाना है। बट इस सिस्टम को, हैनीमैन सिस्टम को ठीक से समझने के लिए हम एक कोचिंग चलाते हैं जिसको हम वर्जिन होम्योपैथी साइंटिफिक कोचिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ट्रेनिंग लेकर के अपनी बेटर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग से आपको लाभ हो सकता है, हमारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उनके फीडबैक आप हमारे चैनल पे सुन सकते हैं, सैमुअल हैनीमैन होम्यो साइंस पर, और हमें विजिट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में जानने के लिए। हमारे पास एलम पोटेंसी की किट्स हैं
88 मेडिसिन की AAV&C किट है। तो इन मेडिसिन से को आप मंगा सकते हैं। एंड ये किट्स जो हैंडमेड है एंड हैंडमेड सर के रूल्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, वायलेशन नहीं किया गया है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि एनिमल सर की लेसर राइटिंग का जो इम्प्रेगनेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स है एंड 270 एंड जो क्लासेस खत्म किए गए एनिमल सर ने 6th एडिशन में मेडिसिन के टाइट्रेशन के, उसको ध्यान में रख करके ये मेडिसिन बनाई गई है। तो आप लोग यूज कर सकते हैं इन्हें मंगा करके। वॉर 3 में हम बाकी की फीचर्स पर बात करेंगे कि मैथमेटिक सर्च या मैजम किस तरीके से इस रिपोर्टरी में हमने यूज किया है, फादर होम्योपैथी को एडिटिव कैसे फॉलो करके हमने आपको सर्चेबल डॉक्यूमेंट में एंड अपने केसेस में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग बताएंगे। एंड इसके बाद जो फीचर्स बची हुई फीचर्स में डिजीज टाइप किस तरीके से एनिमल सर ने डिजीज टाइप किया है वो है। एंड इसके बाद किस तरीके से हमें रिपोर्टराइजेशंस करने हैं, किस तरीके से हमें उसकी रिपोर्टराइजेशन के बाद उसको रिपोर्ट जनरेट करनी है, उसको सेव करना है, कैसे प्रिस्क्रिप्शंस करना है, कैसे डोज एंड पोटेंसी ध्यान देनी है, एंड फाइनली कैसे इनवॉइस जनरेट करनी है और सेव करना है डॉक्यूमेंट्स। तो ये स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग ये है। चौथे वर्होम 4th एंड 5th में आपको पूरा उसका डेमो दिया जाएगा कि किस तरीके से ये जो पूरी स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग है इसको अप्लाई करते हैं। तो आप हमें अपने फीडबैक भेजते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही रिलीज होगा, तब तक के लिए बाय।